बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन और तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये मैसेज रिकॉर्ड कराने का सुबह सुबह मकसद ये है कि आज सुबह सुबह मुझे कॉल आई DHO ऑफिस है जो खैबाना सरसे से, यहाँ से डॉक्टर ताहिर अहमद है जो वहाँ पे ऑफिशियल है, वहाँ एम्प्लॉय है। उन्होंने मुझे कॉल की। उसकी कॉल करने की वजह ये थी कि मैंने आज पिछले साल 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जब मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी, उस वक्त हमने एक दरख्वास्त दी थी कि हमारे इलाके यूनियन कौंसिल में बंगिश कॉलोनी में एक डिस्पेंसरी बनाई जाए। तो मैंने उस दरख्वास्त के अलावा वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे भी वो दी थी और एक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर एक खुली कचहरी लगी थी जिसकी सदारत उस वक्त के DCO मोहम्मद अली रंधावा साहब ने की। उसमें जनाब राशिद शफीक साहब मौजूद थे, जाजी खान साहब के भाई मौजूद थे, दीगर सियासी जितने यहाँ क़यादत है रावलपिंडी की वो मौजूद थी, और तमाम इदारों के जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के तमाम बड़े सरबराह वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैंने उनको ये दरख्वास्त की थी कि हमारे इलाके में डिस्पेंसरी क्याम किया जाए। 1980 से हम यहाँ वहाँ पर रहाइश की, लेकिन वहाँ डिस्पेंसरी कोई नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था, नोट कर दी थी मेरी वो मेरी दरख्वास्त पर नोट किया DC साहब ने, और राशिद शफीक साहब ने कहा इस सिलसिले में आप मुझे मिले। मैंने उनको भी दरख्वास्त दी, लेकिन उसके बाद कोई इस पर काम नहीं हुआ। अब मुझे आज सुबह फ़ोन आया, अभी रास्ते में जब मैं ऑफिस आ रहा था, आते हुए डॉक्टर ताहिर अहमद साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि आपकी दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल के ज़रिए हमारे पास पहुँची है। तो उस पर यह है कि हम आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस पे हम ये डिस्पेंसरी कायम नहीं कर सकते क्योंकि ये इस पे बैन लगा हुआ है। तो मैंने उन्हें कहा बड़े अफसोस की बात है कि ये सेहत और तालीम दो ऐसी बुनियादी चीज़ें अवाम की होती हैं, अवाम के हकूक़ होते हैं। जो सेहत और तालीम अगर जिस मुल्क में नहीं है, जिस पे बैन है, तो उस पर फिर क्या कर सकते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क में सेहत बुनियादी ज़रूरत है अवाम की, उस पर हुक्मरानों ने खिलवाड़ किया है। उन्होंने ये बताया कि ये बैन आज नहीं लगा, ये बैन 1992 से लगा। मतलब जितनी हुकूमतें आई इससे पहले उन सब में इस महकमा सेहत की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नई डिस्पेंसरी या कोई फैसिलिटी देने पे बैन है सेहत के हवाले से। तो अवाम को फैसिलिटी देने पे बैन लगा है। तमाम हुकूमतें उस पर अमल दरामद करती रही हैं। मौजूदा हुकूमत जो तब्दीली के नाम पर आई, इस पे भी 2.5 साल हो गए हैं। उस सेहत के उस इशू पे बैन लगा हुआ है। मतलब किसी जगह डिस्पेंसरी नहीं बनानी ताकि लोग ठीक ना हो जाए, क्योंकि सेहत होगी तो हम लोग तालीम भी हासिल करेंगे, सेहत होगी हम लोग अपने कारोबार भी करेंगे, सेहत होगी तो हम मुल्क की खिदमत भी करेंगे, सेहत होगी तो हम बच्चों की खिदमत भी करेंगे। मतलब सेहत नहीं होगी तो बुनियादी चीज़ कोई काम नहीं हो सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें डॉक्टर साहब से बात की। मैंने कहा 2014 में डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने एक बात बताई थी कि बड़ी अहम बात थी कि मरकजी जो बैंक है, आलमी बैंक की तरफ से गुर्बत के खात्मे के लिए हर गरीब मुल्क में एक फंड। वो सेहत से फोन था मैंने पिछले दिनों ये बता रहा था कि एक डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने ये बताया कि गरीब गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम गरीब ममालिक को आलमी बैंक की तरफ से एक फंड हर साल दिया जाता है। वो उन्होंने कहा कि अगर वो फंड सही शफाफ तरीके से अवाम पर लग गया तो कोई शख्स शहरी भूखा नहीं सोता, कोई बगैर घर के नहीं रहेगा। हर शख्स को घर मैसर कर सकती है गवर्नमेंट, हर शख्स को तालीम दे सकती है, सेहत की सहूलतें दे सकती है। लेकिन वो फंड उन 400 खानदान जो असम्बलियों में पिछले 50-60 साल से काबिज हैं उनको अंदर तकसीम हो जाता है, वो आवाम तक पहुँचता ही नहीं। अगर वो फंड बाकी जो मुल्क के जो जनरेट होता है, फंड जो बजट जनरेट होता है, वो तो अवाम पे लगता ही, वो सीधा इनकी जेबों में जाता है। चाहे पिछले हुक्मरान थे, चाहे इस मौजूदा हुक्मरान है, इनकी जेबों में जा रहा है। कर्जे इन्होंने ले लेके पिछले 70 साल इतना कर्जा लिया गया, नून लीग ने इतना कर्जा लिया, पीपल पार्टी ने लिया, इन्होंने तो हद ही कर दी कर्जे लेकर। वो कर्जे कहाँ जाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? पैसा इनकी जेबों में जाता है। ये करप्शन जैसे पहले थी वैसी चल रही है। तो अब कल हम जैसे गुजरात में हमारे कुछ लोग जो जलसे में गए हैं, तो मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि वही लोग जिन्होंने सेहत हमारे आपकी सेहत पे पाबंदी लगाई, बैन लगाया सेहत की सहूलत के लिए, उन लोगों के पीछे फिर हम झंडे लेके भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अफसोस और सोचने का मुकाम है। इन लोगों से निजात हासिल करें और इस मुल्क में निज़ाम की तब्दीली के लिए हर शख्स को अब निकलना होगा। क्योंकि ये मुझे बहुत दुख हुआ ज़ाती तौर पर सुनकर कि डिस्पेंसरी बनाने पर बैन लगा हुआ है। मतलब पिंडी में चंद इलाकों में डिस्पेंसरी जो पहले की बनी वही हैं, नए किसी जगह डिस्पेंसरी नहीं बन सकती। 1992 से ये चीज़ बैन है। तो आवाम को ये पैगाम है, मेरा दर्द वाला पैगाम है इस पाकिस्तानी कौम के लिए, अवाम के लिए। इस चीज़ को देखें कि ये
بڑے دکھ کی بات ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب جنہوں نے فون کیا ان کا قصور نہیں ہے، وہ تو ایک ملازم ہے محکمہ صحت کے، لیکن ایک حکومتوں کا کام ہے. حکومتوں نے 1992 سے صحت کی سہولت پہ بین لگایا. جب صحت کی سہولت اگر نہیں ہے عوام کے لیے، تعلیم کی سہولت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کیا اس کا حال ہوگا. لہٰذا اس ملک میں نظام کی تبدیلی جب تک نہیں ہوگی، یہ نظام جب تک رہے گا، تو صحت کا بھی یہ حال رہے گا، تعلیم کا یہ حال رہے گا. تمام جو سہولیات عوام کو، حالانکہ عوام کو سہولت دینا، عوام کے حقوق دینا، بنیادی سہولیات دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ بھی آرٹیکل جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آرٹیکل 37 سے 38 تمام آرٹیکل کا شعور دیا، 62 63 کا شعور دیا. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ 1 سے لے کر 40 تک جو آرٹیکل ہیں، خاص طور پر 37 سے 38 سے 40، یہ عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرنے کی ضمانت دیتے ہیں. جن حکمرانوں نے آرٹیکل آئین پہ عمل نہیں کیا، وہ آئین کے غدار ہوئے، آئین سے منحرف ہو کر ان کو سزا ہونی چاہیے. یہ شروع سے 92 سے اب تک یہ آئین کے سے منحرف ہے، یہ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا. آئین پہ امپلیمنٹ ہم چاہتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری جو دھرنے دیے وہ آئین کی عملداری کے لیے دیے، قانون کی عملداری کے لیے دیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نظام کو بدلنا ہوگا. یہ نظام اشرافیہ کا نظام ہے، یہ نظام سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ ان لوگوں کے لیے 400 جو 500 خاندان ہیں جو عرصہ دراز سے پارلیمنٹ پہ مسلط ہیں، اس قوم پر مسلط ہیں، یہ ان کے مفادات کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے. لہٰذا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کے جھنڈے پھر اٹھا کے ہم ان کے پیچھے نہ پھریں، ایسی قیادت کے ساتھ چلیں جو اس نظام کو بدلنا چاہتی ہے. تو میں ایک دکھ بھرے پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی دوبارہ ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.